मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। मैं विष्णु दिवाकर इस वीडियो में बात करने वाला हूं क्लास 12th के इतिहास यानी कि हिस्ट्री की बुक 2 का लेसन नंबर 4, जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। क्लास 12th के लिए ये लेसन है इतिहास का लेसन नंबर 4, किसान, जमींदार और राज्य। तो बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी टेल यू कि ये जो आपका लेसन है जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य, ये जो वर्ड है सबसे पहले किसान। तो मैं आपको बता दूं कि किसान शब्द के अनेकों पर्यायवाची होते हैं, है ना। किसान को जो है कृषक भी कहा जाता है, जिसको आप इंग्लिश में फार्मर बोलते हो, ठीक है। पीसेंट भी कहा जाता है, ठीक है। शेयर कॉपर्स भी कहा जाता है। ऐसी हिंदी के अंदर इनके अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। किसान भी कहा जाता है, कृषक भी कहा जाता है, और क्या कहते हैं, अन्नदाता भी कहा जाता है। अनेकों नाम से इनको जाना जाता है। जमींदार यानी कि जिनके पास में जरूरत से ज्यादा जमीन मौजूद है, ठीक है। जमीनों के बहुत बड़े, मतलब जो है दाता जिसे बोला जाएगा कि उनके पास में जमीन बहुत सारी है, तो उनको जमींदार कहा गया है। अब राज्य क्या होता है? राज्य भैया जहां पर भूमि है, ठीक है, उस भूमि के अंतर्गत जो है लोगों ने निवास किया, लोग वहां पर रहने लगे, और लोगों को चलाने के लिए वहां पर एक सरकार आ गई, और इन तीनों चीजों को मिलाकर बन गया राज्य, ठीक है। तो यहां पर जिस राज्य की हम बात करेंगे वो मुगल राज्य है। तो अब देरी ना करते हुए हम लेसन को स्टार्ट कर लेते हैं कि जो हमारा ये अध्याय है इसके अंदर क्या क्या बताया गया है। चलिए, तो भैया सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान हिंदुस्तान में तकरीबन 85% यानी कि 85% लोग जो थे वो विलेज में रहते थे, गांव में रहते थे। और लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था, जो उनका मुख्य काम था, बिजनेस था, वो क्या था? वो सिर्फ कृषि का था, कृषि उत्पादन करना, है ना। वो कृषि में ही लगे रहते थे, क्योंकि हमारा भारत जो है वो कृषि प्रधान देश था। कृषि, किसानों और जमींदारों के आम व्यवसाय ने उनके बीच में सहयोग यानी कि कॉर्पोरेट, प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन, संघर्ष यानी कि स्ट्रगल का भी रिलेशन बनाया है। किसान जितने भी थे और जमींदार जितने भी थे, तो इन लोगों के बीच में जो एक व्यवसाय था, जो सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष का जो रिश्ता है, वो सिर्फ कृषि ने बनाया है। आगे अगर हम चलते हैं तो भैया कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोत। तो सिंपल सी इसमें आपको बस ये लाइन समझनी है कि कृषि इतिहास को समझने के लिए हमारे पास जो है मुगल स्रोत और ऐतिहासिक ग्रंथ व दस्तावेज मौजूद हैं, जो कि मुगल दरबार की निगरानी में लिखे गए थे। अब इन्हीं सारी चीजों से हमें पता चला है कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के ऐतिहासिक होने के बारे में, कि भैया इनके बारे में इनकी सब चीजें जो थी, क्योंकि उस समय किसान वगैरह तो अपने बारे में कुछ लिखेंगे नहीं, तो उनके बारे में लिखने का काम किसी को दिया जाता था, और कुछ ऐसे जो कुछ दार्शनिक होते थे वो आते थे, वो लोग खुद लिख लेते थे, है ना। तो ऐसे ऐतिहासिक और दार्शनिक जो लोग आए, उन्होंने जो है इनके बारे में लिखा। अभी हम इसके अंदर जो है आईने अकबरी एक किताब के बारे में पढ़ेंगे, जो अबुल फजल ने लिखी है। तो उसके अंदर हमें ज्यादातर जो है कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है ना। तो आगे देखते हैं भैया, 16वीं 17वीं शताब्दी के शुरुआती इतिहास के प्रमुख स्रोत, कार्नियल और दस्तावेज मौजूद हैं। आगे अगर हम देखें कि मुगल साम्राज्य जो है, मुगल साम्राज्य के राजस्व का, राजस्व यानी कि जो उनका जो टैक्स होता था ना, जो राजकोष होता था, उसको भरने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी वो कृषि थी। और इसी वजह से जो राजस्व था, और उसको लेने वाले जो थे, अभिकर्ता जो थे, उनको निकालते थे, जो कलेक्टर थे, रिकॉर्ड रखने वाले, वो हमेशा क्या करते थे? ग्रामीण समाज को नियंत्रित करने की कोशिश करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो नियंत्रित रहेंगे, कृषि पर ज्यादा कार्य करेंगे, तो इनको जो है राजस्व मिल पाएगा, है ना। आईने अकबरी की बात करें तो भाई जितने भी स्रोत मिले, उनमें सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों में से एक ग्रंथ ये भी है, आईने अकबरी, जो मुगल दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है अकबर के दरबार में, ठीक है। बहुत साधारण शब्दों में आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर जो आइन वर्ड है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता था? दरबार के साम्राज्य का एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना जहां पर मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेल जोल बढ़ाकर रखता था। किसानों के बारे में जो कुछ भी हमें आइन से पता चलता है, वह सत्ता के ऊंचे गलियारे का नजरिया है। कहने का मतलब यह है कि सत्ता के बहुत ही ज्यादा जो ताकतवर लोग रहे, या सत्ता के अंतर्गत जो भी रहे, उन लोगों के द्वारा जो भी चीज की गई है, उनसे ही हमें पता चला है किसान के बारे में और इन सब चीजों के बारे में, ठीक है। अब ये चीजें आपके देखो बुक में शायद नहीं है कि आइन ने जो है 5 पुस्तकों के, आइन जो है 5 पुस्तकों से बना है, जिसमें पहली 3 पुस्तकों में अकबर के शासन के प्रशासन का वर्णन है,
कि किस तरीके का शासन क्या है, कैसे है, ठीक है। और जो चौथी और पांचवी है, इसके अंदर लोगों की धार्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपराओं से संबंधित सभी चीजों के बारे में इसमें दिया गया है। अब एक और चीज यहाँ पर बोली जाती है कि भैया इतनी सीमाओं के बाद में भी आईने अकबरी जो थी वो उस अवधि का एक अतिरिक्त साधारण दस्तावेज बना हुआ है, उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है ना। अब बात करें कि भाई और भी ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे इन सब चीजों की जानकारी मिली है, तो भैया 17वीं और 18वीं सदियों के गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से मिलने वाले दस्तावेज भी इसमें शामिल हैं। और साथ ही साथ जो सरकार रही और जो सरकार की आमदनी का जो ब्यौरा यानी कि पूरी जानकारी जो है वो सब इसमें मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे दस्तावेज भी हैं जो भैया ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे दस्तावेज भी हैं जिनसे हमें इन सब चीजों की जानकारी प्राप्त हुई है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये तो हमने दो चीजें यहाँ पर हमने कंप्लीट कर ली है, किसान और उनकी जमीन एवं कृषि। यहां आपको बहुत अच्छे से इसको याद रखना है कि मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसानों के लिए आमतौर पर एक वर्ड यूज करते थे, रेयत। अब रेयत क्या है, ये बहुवचन रियाया यानी कि मुजारियन शब्द का इस्तेमाल करते थे। अब ये किसके लिए, साथ ही हमें किसान या आसामी शब्द जैसे भी मिलते हैं, यानी कि जो मुगल काल के जितने भी भारतीय फारसी स्रोत रहे हैं उन्होंने किसानों के लिए शब्द यूज किया है रेयत, है ना। मुजारियन ये शब्द जो है इनके लिए यूज किए गए हैं, आसामी शब्द भी इनके लिए यूज किया गया है। तो ऐसे अनेकों नाम मैंने आपको बताया ना कि किसान, तो याद रखना कि किसान सिर्फ किसान तक सीमित नहीं है, इसके अनेकों पर्यायवाची हैं, उनको भी याद रखना। और मुगल काल के लोग जो है इनको अलग अलग नाम से भी जानते थे। अब 17वीं सदी के स्रोत, दो किस्म के किसानों की चर्चा की जाती है, खुद कास्ट और पाही कास्ट। खुद कास्ट का मतलब होता है स्वतंत्र किसान, यानी कि जो खुद अपने आप में भाई, ये पहले किस्म के किसान थे जो उन्हीं गांव में रहते थे जिनकी उनकी जमीन थी। दूसरे किस्म के किसान वे थे जो कि खेतीहर थे, जो दूसरों के गांव में ठेके पर खेती करने आते थे। लोग अपनी मर्जी से पाही कास्ट बनते थे। कहने का मतलब क्या है, खुद कास्ट का मतलब क्या है, जो पहले किसान जो कि वो अपने उन्हीं गांव में रहेंगे जिनकी वहां पर जमीन मौजूद है। और जो दूसरे हैं पाही कास्ट, ये कौन से थे, ये भैया जो दूसरे गांव में ठेके पर जाते थे, ठीक है ना। अगर करो की शर्त किसी दूसरे गांव में बेहतर मिलेगी और मजबूरन भी इनको वहां पर जाना पड़ता था, ठीक है। उत्तर भारत के एक ऐतिहासिक, उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास में शायद ही कभी एक जोड़ी बैल और दो हल से ज्यादा कुछ होता हो, पर फिर भी ज्यादातर के पास इनसे भी कम होता था। और खेती व्यक्तिगत मिल्कियत यानी कि निजी संपदा के सिद्धांत पर आधारित थी। मिल्कियत का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत मिल्कियत का मतलब होता है निजी संपदा। किसानों की जमीन उसी तरह खरीदी और बेची जाती थी जैसे कि दूसरी संपत्ति के मालिकों की। और कृषि उत्पादन में ऐसी विविध और लचीले तरीके का एक बड़ा नतीजा ये निकला कि आबादी धीरे धीरे क्या होने लगी, बढ़ने लगी। और आर्थिक इतिहासकारों के अनुसार उनकी गणना के मुताबिक समय समय पर होने वाली भुखमरी और महामारी के बावजूद भी लगभग 5 करोड़ बढ़ गई और 200 वर्षों में ये करीब 33% बढ़ती रही। हालांकि खेती लायक जमीन की कमी नहीं थी, फिर भी कुछ जाति के लोगों को सिर्फ नीच समझे जाने वाले काम ही दिए जाते थे और इस तरह से वे गरीब रहने के लिए मजबूर भी रहे क्योंकि वो काम नहीं कर पाते थे। अब बात आती है भैया सिंचाई और तकनीक की। तो बाबरनामा के अनुसार हिंदुस्तान से खेती के लायक बहुत जमीन थी, लेकिन कहीं भी बहते हुए पानी का इंतजाम नहीं था, यानी कि पानी की कमी थी। वह इसलिए कि फसल उगाने या बागानों के लिए पानी की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। अब जब सर्दी आती थी तो फसलें बारिश के पानी से ही पैदा हो जाती थी। हैरानी की बात यह भी थी कि बसंत ऋतु की फसलें तब भी पैदा हो जाती थी जब बारिश बिल्कुल नहीं होती थी। इतनी बढ़िया मतलब उपजाऊ भूमि मौजूद थी। फिर भी छोटे पेड़ों तक बाल्टियां या राहट के जरिए पानी पहुंचाया जाता था। छोटे छोटे पेड़ों तक जो है बाल्टियों में भर भर कर पानी लेकर जाते थे। अब जो एक लाहौर और दीपालपुर जो कि आज पाकिस्तान के अंदर है, ये ऐसी दो जगह हैं जहां पर लोग रहट के जरिए सिंचाई करते थे। रहट के जरिए यानी कि बाल्टी जो होती है उसी को रहट कहा जाता है, ठीक है। उसके जरिए सिंचाई करते थे, भर भर के लेकर जाते थे ऐसी उसके अंदर। आगे बोला गया भैया नेक्स्ट टॉपिक है आपका फसलों की भरमार। अब साल में कम से कम दो फसलें होती थी। जहां बारिश या सिंचाई के अन्य साधन हर वक्त मौजूद थे वहां तो साल में 3 बार फसलें उगाई जाती थी, वरना 2 बार फसलें होती थी। पैदावार में अलग अलग विविधता, विविधता यानी कि डायवर्सिटी अलग अलग पाई जाती थी। उदाहरण के लिए आइन हमें बताती है कि दोनों मौसम मिलाकर मुगल प्रांत आगरा में 39 किस्म यानी कि 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी। और जबकि दिल्ली प्रांत, प्रांत यानी कि प्रांत का मतलब क्या होता है, राज्य, इसमें 43 किस्म की फसलें जो कि पैदावार होती थी। और बंगाल में सिर्फ चावल की और 50 किस्म पैदा
होती थी। बंगाल में सिर्फ और सिर्फ चावल की ही 50 किस्म जो है पैदा होती थी। अब स्रोतों से हमें अक्सर जीन्स ए कामिल यानी कि सर्वोत्तम फसलें मिली हैं। मध्य भारत और दक्षिण पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़े कपास उगाई जाती थी। तो कहा जाता है हर जगह पर खेती जो है वो दिखाई गई है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें उगाई जाती थी। ठीक है। बंगाल अपनी चीनी के लिए मशहूर था। और तिलहन यानी कि सरसों दलहन जो दाल होती है इनकी नकदी फसलों में आती है। कपास और गन्ने जैसी फसलें बेहतरीन जीन्स में कामिल थी। ठीक है। जीन से कामिल का मतलब होता है बेहतरीन फसलें। मुगल राज्य भी किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देता था, क्योंकि राज्यों को ज्यादा कर मिलता था, इससे टैक्स मिलता था, इस वजह से। अब 17वीं सदी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नई नई फसलें भारत उपमहाद्वीप पहुंची। मक्का भारत से अफ्रीका और पाकिस्तान के रास्ते आया और 17वीं सदी तक इसकी गिनती पश्चिम भारत के मुख्य फसलों में होने लगी, मक्का की। फिर धीरे धीरे टमाटर आलू मिर्च जैसी सब्जियां भी नई दुनिया में लाई गई और अनानास और पपीता जैसे फल भी सब वहीं सब आ गए। अब आता भैया तंबाकू का प्रसार। अब हुआ क्या, जब तंबाकू की बात आती है तो ये पौधा सबसे पहले दक्कन पहुंचा। धीरे धीरे 17वीं सदी के शुरुआती वर्षों में इसे उत्तर भारत में लेकर आया गया और आइन उत्तर भारत की फसलों की सूची में तंबाकू का जिक्र नहीं करती। जो आइन जो हमने पढ़ा था उसके अंदर जो है तंबाकू का जिक्र नहीं था। अकबर और उसके अभिजातों ने 1604 ईस्वी में पहली बार तंबाकू देखी और ये भी दिखता है कि उसी समय तंबाकू धूम्रपान यानी कि हुक्का और चिलम करने की लत ने जोर पकड़ा। उसी समय लोगों को जो है चिलम लगाने की और हुक्का लगाने की आदत तेज हो गई। अब जहांगीर इस बुरी आदत के फैलने से इतना चिंतित हुआ कि उसने इस पर पाबंदी लगा दी। अब जहांगीर जो था उसने क्या करा, इस पे पाबंदी लगा दी कि भैया इससे बहुत सारे लोग जो है इसी के अंदर बिल्कुल लीन हो गए हैं, तो इस पे पाबंदी लगाई जाए। और ये पाबंदी पूरी तरह से बेअसर साबित हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि 17वीं शताब्दी के अंत तक तंबाकू पूरे भारत में खेती व्यापार उपयोग की मुख्य वस्तुओं में से एक बन चुका था और इसलिए इसका कोई भी असर नहीं हुआ। इसकी पाबंदी लगाने के बाद में भी उसका कोई असर नहीं हुआ। अब ग्रामीण दस्तकार। अब देखो दस्तकार क्या है भैया, मैं आपको फिर बता दूं, ये भी किसानों के लिए यूज किया गया वर्ड है। अब गांवों में दस्तकार काफी अच्छी तादाद में रहते थे। कहीं कहीं तो कुल घरों के 25% घर दस्तकार थे। कुम्हार लोहार बढ़ई नाई यहाँ तक कि सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गांव के लोगों को देते थे, जिनके बदले गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीकों से उनकी सेवा अदायगी करते थे। आमतौर पर या तो उन्हें फसल का एक हिस्सा दे दिया जाता था या फिर गांव की जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा, शायद ऐसी जमीन जो खेती लायक होने के बावजूद भी बेकार पड़ी थी। अदायगी की सूरत क्या होगी यह शायद पंचायत ही तय करती थी। पंचायत के पंच बैठते थे और वो लोग तय करते थे इन्हें क्या मिलेगा। महाराष्ट्र में ऐसी जमीनें दस्तकारों की वतन बन गई, जिन पर दस्तकारों को पुश्तैनी अधिकार मिलता था। यही व्यवस्था कभी कभी थोड़े बदले हुए रूप में पाई जाती थी और जहां दस्तकार और हर एक खेतीहर परिवार परस्पर बातचीत करके अदायगी की किसी एक व्यवस्था पर राजी होते थे और ऐसे में आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता था। विनिमय मतलब होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, किसी चीज का लेन देन, ये सब वहां पर होने लगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ग्राम समुदायों में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो भैया मर्द जो है वो खेत जोतते थे और महिलाएं क्या करती थी, बुआई निराई और कटाई ये सारे काम करती थी। ठीक है। सूत काटने का, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करने, गूंथने और कपड़ों पर कढ़ाई जैसे सारे काम जो है महिलाओं के श्रम पर निर्भर थे। किसान दस्तकार महिलाएं जरूरत पड़ने पर ना सिर्फ खेतों में काम करती थी बल्कि वो घर पर भी जाती थी और बाजारों में भी जाती थी। कई ग्रामीण समुदाय संप्रदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत होती थी, ना कि दहेज की। बस दुल्हन की कीमत दो और उसे उठा ले जाओ। तलाकशुदा और विधवा दोनों के लिए पुनर्विवाह को वैध माना जाता था। महिलाओं को संपत्ति विरासत में पाने का भी अधिकार वहां पर मौजूद था। जंगल और कबीले की बात करें यहाँ पर तो भैया समसामयिक रचनाएं जंगल में रहने वाले लोगों के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जंगली होने का मतलब सभ्यता का ना होना बिल्कुल नहीं था, परंतु आजकल इस शब्द का प्रचलित अर्थ यही है। पर हम जंगली किसे बोलते हैं कि जो सभ्य ना हो, परंतु उस समय ऐसा इस चीज को नहीं माना जाता। उन दिनों ये जो शब्द है वो किसके लिए इस्तेमाल होता था, ऐसे लोगों के लिए होता था जिनका गुजारा जंगल के उत्पादों या शिकार या स्थानांतरित खेती से होता था, उनको जंगली कहा जाता था। पर आज हमारे भारत में या फिर आज हम लोग इस जंगली शब्द को सुनते हैं, यानी कि जो लोग सभ्य नहीं है उनके लिए बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर मीलों में वसंत के मौसम में जंगल के उत्पादन इकट्ठे किए जाते थे।
गर्मियों में मछली पकड़ी जाती थी, मानसून के महीने में खेती की जाती थी और शरद व जाड़ों के महीने में शिकार किए जाते थे। तो ये लोग क्या कहलाते थे? इन्हीं लोगों को जो है जंगली कहा जाता था। ठीक है। जहां तक राज्य का सवाल है, उसके लिए जंगल उलटफेर वाला इलाका था, यानी कि बदमाशों को शरण देने वाला इलाका। बाबर लिखता है कि जंगल एक ऐसा रक्षा कवच था जिसके पीछे परगना के लोग पड़े विद्रोह विद्रोही हो रहे थे और कर अदा करने से मुकर जाते थे। ये वही हिस्सा था जहां पर वो पहुंच जाते थे और निवास करने लग जाते थे। जंगल में क्या हुआ, धीरे धीरे भारी ताकतें आने लगी, घुसने लगी और राज्य को सेना के लिए हथियारों की जरूरत होने लगी। इसलिए जंगल वासियों से ली जाने वाली पेशकश में अक्सर हाथियां भी शामिल होते थे। अब जंगल में रहने वाले लोगों से क्या लिया जाता था? हाथी वगैरह उनसे ले लिए जाते थे। अब आगे चलते हैं यहाँ पर। तो जमींदार और उनकी शक्तियां। तो जमींदार वे थे जो अपनी जमीन के मालिक होते थे भैया, जिनके पास में बहुत ज्यादा जमीन होती थी। वो ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत रखते थे, है ना, और सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं मिली हुई थी इनको। तो जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के पीछे एक कारण जाति था और दूसरा कारण ये भी था कि वो राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं देते थे। तो भैया एक स्पेशल पर्टिकुलर जाति में पैदा होना और उनके पास में कुछ अच्छे तरीके से जो है मौजूदा जमीन होना, तो ये उनके लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट रहता था। जमींदारों की समृद्धि की वजह ये भी थी कि जमीन इन्हें मिल्कियत कहते थे, यानी कि जो मिल्कियत मैंने क्या आपको बताया था, आपको जो ऊपर जो मैंने पॉइंट बताया था ना, जो संपदा होती है उसको मिल्कियत कहते हैं। यानी संपत्ति मिल्कियत जमीन पर जमींदार के निजी प्रयोग के लिए खेती होती थी और अक्सर इन जमीनों पर दिहाड़ी के मजदूर या फिर पराधीन मजदूर काम करते थे। जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन जमीनों को बेच सकते थे और किसी और के नाम कर सकते थे और इन्हें गिरवी भी रख सकते थे। जमींदारों की ताकत इस बात में भी पता चलती है कि वो अक्सर राज्य की ओर से कर वसूल कर सकते थे। कर भाई टैक्स लेते थे और इसके बदले में उन्हें वित्तीय मुआवजा भी मिलता था। सैन्य संसाधन उनकी ताकत का एक और जरिया था। ज्यादातर जमींदारों के पास अपने किले भी थे और अपनी सैनिक टुकड़ियां भी थी, जिसमें घुड़सवार, तोपखाने, पैदल सिपाही ये सब भी मौजूद थे। तो इस वजह से वो क्या थे? बहुत ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर भी हैं। आगे देखते हैं भैया यहाँ पर। तो आइन के मुताबिक मुगल भारत में जमींदारों की मिली जुली सैनिक शक्ति इस प्रकार थी। अब देखो यहाँ पर 3,84,558 घुड़सवार और वहीं 42,77,000 और 57 पैदल और 1,863 हाथी और 4,260 तोप और 4,500 नाव इसमें मौजूद है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अगर, तो हमें पता चलता है कि भैया जो भू राजस्व प्रणाली थी, इसके कौन कौन से चरण थे? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे। तो एक तो कर निर्धारण था, एक था आपका वास्तविक वसूली। भू राजस्व के इंतजाम में दो चरण माने जाते हैं, पहला कर निर्धारण, दूसरा वास्तविक वसूली। जमा निर्धारित रकम थी और हासिल सचमुच वसूली गई रकम। जमा जो रकम होती थी उसको क्या बोलते थे? वो निर्धारित रकम, और जो हासिल जो होती थी वो सचमुच वसूली गई रकम को कहा जाता था। राजस्व निर्धारित करते समय राज्य अपना हिस्सा ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करता था, मगर स्थानीय हालात की वजह से कभी कभी सचमुच में इतनी वसूली कर पाना संभव नहीं होता था और हर बात में जुटी हुई जमीन और जोतने लायक जमीन दोनों ही नपाई की गई। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने आइन में ऐसी जमीनों के सभी आंकड़ों का संकलन भी किया है और उसके बाद में बादशाह के शासनकाल में भी जमीन की नपाई के प्रयास जारी रहे हैं। और उसके बाद में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारी को स्पष्ट निर्देश दिया कि जितने भी गांव हैं उसमें जितने भी खेतिहरों की संख्या है उसका सालाना हिसाब रखा जाए। इसके बावजूद सभी इलाकों की नपाई की जाए, ठीक है, जो नहीं हुई है, क्योंकि उपमहाद्वीप के कई बड़े हिस्से जंगलों से घिरे हुए थे और इनकी नपाई नहीं हुई थी। अब यहाँ पर दो पॉइंट देखो, अमील और पोलज। अमील एक मुलाजिम था जिसकी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना थी कि प्रांतों में जो राजकीय नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारा काम किसको देखना? अमील को। अब पोलज कौन था? वह जमीन है जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती है और जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता, उसे क्या बोलते हैं? पॉलज। क्या बोलते हैं उसे? पॉलज कहते हैं। ठीक है। फिर आता है आपका पड़ोती। ये वह जमीन है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती है ताकि वह दोबारा से खोई हुई ताकत को वापस पाए, उसे कहते हैं पड़ोती। चचर क्या है? ये वह जमीन है जो 3-4 वर्षों तक खाली रहती है, उसके बाद इस पे काम होगा। फिर एक आती है बंजर, ये तो सभी को पता होगा। ये सिर्फ जिस जमीन पर सिर्फ 5 या उससे ज्यादा वर्षों से खेती नहीं की गई उसे बंजर कहा जाता है। क्लियर है? उसके बाद में हमारा यहाँ पर लास्ट पॉइंट आ जाएगा, अर्थव्यवस्था पर चांदी का प्रभाव। तो मुगल साम्राज्य एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में से एक था
जो 16वीं और 17वीं सदी में सत्ता और संसाधन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब रहे। ये साम्राज्य थे मिंग यानी कि जो चीन में है, सफाई जो ईरान में है और ऑटोमन युग की तुर्की में है। इन साम्राज्यों की राजनीतिक स्थिरता ने चीन से लेकर भूमध्य सागर तक जमीनी व्यापार का जीवन जाल बिछाने में मदद की। अब हुआ क्या, खोजी यात्रियों से और नई दुनिया के खुलने से यूरोप के साथ एशिया के खासकर भारत के व्यापार में भारी विस्तार हुआ। अब इससे क्या हुआ कि भारत के साथ में जो इनका व्यापार अच्छा होने लगा और इसी वजह से भारत के समुद्र पार व्यापार में एक और भौगोलिक विविधता आई, तो दूसरी ओर कई नई वस्तुओं का व्यापार भी शुरू हो गया। लगातार बढ़ते व्यापार के साथ भारत से निर्यात होने वाली वस्तु का भुगतान करने के लिए एशिया में भारी मात्रा में चांदी आई। ठीक है भैया, और इस चांदी का एक लगभग बड़ा हिस्सा भारत की तरफ खिंच गया। ये भारत के लिए अच्छा था क्योंकि यहाँ चांदी के प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। इसी के साथ साथ एक तरफ तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचार और सिक्कों की ढुलाई में अभूतपूर्व विस्तार हुआ, वहीं दूसरी तरफ मुगल राज्यों को नकदी कर जमा करने में भी आसानी हुई। तो भैया ये हमारा अध्याय था किसान, जमींदार और राज्य। आई होप आपको ये अध्याय समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है या किसी प्रकार का और कोई लेसन चाहिए तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।